तो ताजा जानकारी, ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई है और इस बात का ऐलान जो है वो ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहसिन मंसूरी, उन्होंने इस बात का आधिकारिक ऐलान किया है। तो जो एक दुविधा की स्थिति बनी हुई थी और जिस तरीके के दृश्य आ रहे थे और जिस तरह की जानकारी आ रही थी, उस पर से अब जो है वो उस बात की आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियां की मौत हो गई है और उनके साथ जो है वो ईस्ट अजरबैजान प्रांत के जो गवर्नर हैं उनकी भी मौत हुई है। वो भी हेलीकॉप्टर पर सवार थे और तबरीज शहर के जो इमाम थे उनकी भी मौत इस हादसे में हो गई है। तो एक बहुत ही दुखद खबर ईरान के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस तरह से एक हेलीकॉप्टर हादसा जो कि खराब मौसम की वजह से हुआ बताया गया है अभी तक, उसमें ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की जो मौत है वो हो गई है। और इस बारे में लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये जो जानकारी आई काफी, एक जिस तरह से वहाँ मौसम का धुंध था और जिस तरीके से वहाँ पर मौसम खराब था, उसी तरह से एक लगातार दुविधा की स्थिति 14-15 घंटे तक बनी रही। और ताजा जानकारी क्या आ रही है ईरान से, कादम्नी? देखिए, जो वहाँ पर स्टेट रन मीडिया है उसने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसी आशंका है कि शायद कोई ना बचा हो। अब जैसा कि आपने भी बताया कि वाइस प्रेसिडेंट ने ये ऐलान कर दिया है सोशल मीडिया पर कि इनकी मौत हो गई है। कुल मिलाकर 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से 4 ये लोग थे और प्रेसिडेंट रईसी भी थे। तो अब ये साफ है कि क्या हुआ वहाँ पर। लेकिन पिछले अब जैसे कैबिनेट जो है वहाँ की, अभी कुछ ही देर पहले उनकी एक बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है। ये जरूरी भी है क्योंकि अब जो आगे की प्रक्रिया है वो चलेगी। जी, मैं आपको बीच में रोकूं, अभी जो जानकारी आ रही है वो ये भी कि जो गवर्नमेंट बोर्ड की जो बैठक है वो हुई है और जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल, वही मैं अभी बता रही थी कि अभी बैठक हुई है इनकी और उसके बाद अब आगे क्या होगा। जो एक प्रक्रिया है कि वहाँ का जो संविधान 131 उसका आर्टिकल है, उसके मुताबिक जो पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुकबिर, उनको अभी कमान संभालनी होगी। उसके बाद 50 दिन के अंदर वहाँ पर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। ये जो मोहम्मद रईसी थे वो काफी करीब थे सुप्रीम लीडर के अली खमैनी के, और कई सारी चीजें, फैक्टर्स इसमें इस पूरे मामले में है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर जनता को किस तरह से बताया जाएगा, स्मूथ ट्रांजिशन जिसको कहते हैं वो कैसे होगा। जी देखिए, और जहां तक बात इब्राहिम रईसी की है तो वो अली खुमैनी की जगह जो है वो वही लेते, उसके उत्तराधिकारी जो उनका उत्तराधिकारी है वही संभालते, ये बात भी कही जा रही है। क्योंकि काफी कद्दावर और कट्टर नेता रहे ईरान के इब्राहिम रईसी। 2021 में वो राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके पहले की जो उनकी भूमिका है, 2021 में भी जो चुनाव हुआ वो काफी विवादित रहा। उसमें सिर्फ 49% वोट जो है वो गिरा और ये माना गया कि जो 13 राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं 1979 के रेवोल्यूशन के बाद, उसमें सबसे कम वोट प्रतिशत हुआ। विरोधियों को जो है उनको दबाया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो इन तमाम बातों के बावजूद जो राष्ट्रपति बनकर आए रईसी, और उनका कार्यकाल अभी अगले साल तक का था। लेकिन इस बीच ये हादसे की खबर आई और अब उनकी मौत की जो पुष्टि है वो वहां के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से की जा रही है। तो एक दुखद स्थिति, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पे इजराइल हमास जंग के बाद से जो तनातनी का आलम ईरान और इजराइल के बीच या ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो बना है, और उसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उस हवाले से दी गई, हालांकि उन सब बातों की कोई पुष्टि नहीं है। उस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान किसी भी देश की तरफ से नहीं आया, बल्कि उल्टा अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि कोई फाउल प्ले जो है उसमें नहीं हुआ है। मौसम की खराबी की वजह से ही ये जो हेलीकॉप्टर वो हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन अब एक बहुत ही राजनीतिक तौर पे भी चुनौती भरी स्थिति, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध जो है वो भड़का हुआ है और उसके और ज्यादा भड़कने की आशंका जो है जताई जाती रही। इस बीच में ईरान के राष्ट्रपति की हादसे में मौत की खबर जो है वो स्थिति को और ज्यादा जटिल बनाती है। यहाँ पर 2-3 फैक्टर्स हैं कि अब इसके बाद जो है जो सवाल जो उठ रहे हैं वो क्या है। एक, क्या इजराइल के प्रति जो पॉलिसी है उसमें क्या कोई बदलाव आएगा। जो दूसरी स्थिति बताई जा रही है वो ये कि ईरान के जो अभी हालात हैं, जो अभी हमने हाल के दिनों में देखे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरी की उत्तराधिकारी जो सुप्रीम लीडर है उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो पहला जो सवाल है कि इजराइल के साथ जो पॉलिसी है अभी जो चल रहा है, इजराइल के साथ तनातनी, और इजराइल का जो आरोप है कि ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, उसके खिलाफ जितने फोर्सेज हैं
को सपोर्ट कर रहा है। हाल में हमने हमले भी देखे थे, तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा? तो जानकारों का कहना है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एक स्टेट पॉलिसी है और जो भी रईसी ने किया वो सुप्रीम लीडर की सहमति के साथ और किया है। दूसरी जी चीज, बिल्कुल, ईरान की ये परंपरा रही है, चाहे वो हाँ, हुती विद्रोही हो यमन के, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान के, या गाजा के हमास हो, या इस्लामिक जिहाद हो, तो एक सतत रूप में ईरान की तरफ से जो मदद है वो की जाती रही है। और इस वजह से ही अमेरिका जैसे देशों के वो निशाने पे रहा, और खासतौर पे जो विवादित परमाणु कार्यक्रम है, जो कि कई सालों से या दशकों से जो है वो ईरान चलाता रहा है, जिसकी वजह से कई सारे प्रतिबंध जो हैं वो ईरान पर लगे हुए हैं। और जो भी वहाँ पे राष्ट्रपति चुनकर आता है, जो भी सत्ता में होता है, वो पश्चिमी देशों और अमेरिका के निशाने पर होता है। खुद रईसी पर 2019 में अमेरिकी ट्रेजरी की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि उनको घरेलू अत्याचार का दोषी माना गया था। और साथ ही साथ 1988 के नरसंहार में जिस तरीके से 4 से 5 हजार जो राजनीतिक विरोधी थे, जो पॉलिटिकल किलिंग्स वहां पे हुई, जो डेथ कमीशन एक वहां पे बना और उसमें एक बड़ी भूमिका जो है रईसी ने निभाई, तो इन सब बातों से उनका बहुत ही विवादित एक व्यक्तित्व रहा है। लेकिन वो ईरान के कद्दावर नेता रहे हैं और इसलिए उनका नाम खुमैनी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी लिया जाता था। लेकिन अब एक लल की स्थिति है और उत्तराधिकारी का जो चुनाव होगा उसके बारे में तो आप बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आगे और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस डेथ के बाद हो सकते हैं, इसके बारे में हम बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। और तो पहला फैक्टर इजराइल के साथ मैंने बोला कि क्या पॉलिसी में चेंज होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। जो तनातनी है इजराइल के साथ वो आज की नहीं है, वो दशकों पुरानी समस्या है। जब से इजराइल बना है तब से ये समस्या है। दूसरी बात जो ईरान के बारे में कही जा रही है कि वो अपने एक तरह से वीक स्थिति में, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि वहां पर लगातार हमने देखा कि इस्लामिक स्टेट का अटैक हुआ, उसमें कई बार हुआ। एक अपनी मजबूती दिखाने के लिए ही सही, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इन आतंकियों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। तो उसके बाद एक दोनों में बातचीत हुई, अपनी स्थिति कहा गया कि सामान्य हो गई है, तो उसको एक तरह से वीकनेस के तौर पर देखा गया। जो इजराइल के ऊपर जो मिसाइल वगैरह दागे ईरान ने, उसे भी एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। तो एक तरह से अभी जब इस तरह से विदेश मंत्री जो कि इन सभी चीजों को हैंडल भी कर रहे थे और प्रेसिडेंट जो कि इन चीजों पर लगातार बयान दे रहे थे, हैंडल कर रहे थे, इन दोनों का एक साथ खत्म हो जाना एक चैलेंज अंदर भी है ईरान के लिए, और बाहर वो दुनिया के सामने किस तरह का एक फेस पेश करता है वो भी देखा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि जो बाकी देश हैं वो इस हादसे को लेकर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जी, अब आधिकारिक जो ऐलान है उसकी तस्वीर भी आने लगी है और आधिकारिक ऐलान जो है वो कर दिया गया है एक वीडियो मैसेज के जरिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस ब्रीफिंग के जरिए। तो अब ये आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो चुकी है कि ईरान के राष्ट्रपति की जो मौत है वो हो गई है। एक बार सिलसिलेवार ढंग से फिर आपको ये बता दें कि किस तरीके से कल से ये घटनाक्रम जो है वो आगे बढ़ा है। कल एक डैम के इनॉग्रेशन के बाद अजरबैजान सीमा से लौट रहे थे रईसी, जब उनका हेलीकॉप्टर लापता हुआ। काफिले में 2 और हेलीकॉप्टर थे जो सुरक्षित पहुंचे, लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं मिला। कई घंटों की मशक्कत के बाद, खराब मौसम की वजह से जो दुश्वारियां आ रही थी, जो कठिनाई आ रही थी, तो 14 घंटे के करीब मशक्कत के बाद ईरान के उस इलाके में उस जगह का पता लगाया गया। उसमें तुर्की के ड्रोन ने काफी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद उस लोकेशन का पता चला। और जो तस्वीर निकलकर सामने आई उस हेलीकॉप्टर की, उसमें उसका टेल का जो छोटा सा हिस्सा था वही साबुत बचा था। पूरा हेलीकॉप्टर जो है नष्ट हो चुका था और फिर ये कहा गया कि ऐसे में किसी के बचने की संभावना नहीं है। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि राष्ट्रपति रईसी की मौत हो चुकी है, उनके साथ विदेश मंत्री की भी मौत हो चुकी है और हेलीकॉप्टर में जो भी सवार थे उन सब की इस हादसे में मौत हो गई है। और शव जो है ऐसी जली हालत में है कि उनकी पहचान भी, कई शव की पहचान भी मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है कि डीएनए और बाकी जरियों से पहचान सुनिश्चित की जाएगी और उसके बाद जो उनके अंतिम संस्कार की जो आगे की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। लेकिन अभी बहुत ही एक दुखद और एक बहुत ही चुनौती भरी स्थिति ईरान के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल। वैसे उमा, एक चीज जो हमने देखी लगातार इस घटना के, जब ये पता चल रहा था कि हेलीकॉप्टर जो है वो मिसिंग है,
जिस तरह की खबरें ईरान से बाहर आई, एक तरह से एक ये देखा गया कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन शायद क्रिएट हो रहा था कि बात हुई है, 2 सर्वाइवर्स हैं उनसे बात हुई है, फिर हुआ कि सड़क के रास्ते निकल गए हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो सुप्रीम लीडर है वो खुद सामने आए, अली खमेनी खुद सामने आए, कहा कि दुआ करनी चाहिए कि वो सही सलामत हम तक वापस आए और जो शासन है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो ये 2 तस्वीरें दिखती हैं कहीं ना कहीं, एक इंस्टेबिलिटी की और दूसरी तरफ ये कोशिश की कहीं कोई पैनिक ना हो। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये जानकारी आई उसके बाद से अलग-अलग ट्विटर हैंडल्स है, जिसमें कि कुछ सरकारी ट्विटर हैंडल्स भी थे ईरान के, कुछ गैर सरकारी थे और कई दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के ट्विटर हैंडल के ज़रिए अलग-अलग तरह की जानकारी जो है वो सामने आने लगी और उसके बाद उसकी उसका खंडन भी जो है साथ के साथ आने लगा। हमने देखा कि कल किस तरीके से ईरान के जो सरकार के प्रवक्ता हैं अली, उनकी तरफ से एक ट्वीट करके ये कहा गया कि बहुत सारी जो खबरें हैं वो मिसलीडिंग हैं और वो उनका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ऊहापोह की स्थिति लंबे समय तक बनी रही। कई सारे ऐसे वीडियोज और स्टिल फोटोग्राफ्स भी सामने आए जो कि पुराने थे, लेकिन उसके जरिए एक तो ये दावा करने की कोशिश की गई कि रईसी जो हैं वो सुरक्षित हैं और वो सड़क के रास्ते तबरीज के लिए निकल गए हैं। शुरुआती तौर पे ये भी जानकारी आई, लेकिन उसके बाद इसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर ये भी जानकारी आई कि चालक दल के एक सदस्य और सवार उस पर हेलीकॉप्टर पर सवार एक सहयोगी के साथ टेलीफोन पे संपर्क हो गया है, लेकिन बाद में उस बात की भी तस्दीक नहीं हुई। तो ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी रही, लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो अपने स्तर पे काम करती रही। ईरान रेड क्रिसेंट की तरफ से तकरीबन 40 टीम लगाई गई थी। हालांकि भौगोलिक स्थिति काफी दुरूह होने की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से उनको वो लोकेट नहीं कर पा रहे थे और ईरान का ड्रोन जो तुर्की का ड्रोन है उसने आखिरकार इस जगह का पता लगाया और उसके बाद जो है उस मलबे तक रेस्क्यू टीम पहुंची और तब इस बात की आकर आधिकारिक तौर पे तस्दीक की गई है कि राष्ट्रपति की मौत हो गई है। वैसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इधर-उधर तैर रही हैं, और लेकिन अभी तक ईरान ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वहाँ की किसी भी सोर्स से कुछ भी इस तरह की खबर नहीं आई है और क्या हुआ एग्जैक्टली वो अभी साफ नहीं है। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मौसम काफी खराब था और मौसम खराब होने के कारण इस तरह का हादसा हुआ है। अब ये हादसा जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है, इस तरह का हादसा। जांच निश्चित तौर पे, क्योंकि प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, ब्रिगेडियर जनरल जो कि सिक्योरिटी प्रमुख थे वो इसमें हेलीकॉप्टर में थे, 9 लोग इसमें मौजूद थे। तो ये जांच का विषय जरूर होगा कि आखिर हुआ क्या। वैसे एक चीज ये भी देखी गई कि किस तरह से फौरन तुर्की ने मदद भेजी, फौरन रूस ने वहां पर मदद भेजी, इराक जो है वो फौरन तैयार हो गया मदद भेजने को। तो ये तुरंत ये सभी लोग आ गया और आखिर में तुर्की के ड्रोन के जरिए ही ये साफ हो पाया कि इस पहाड़ी इलाके में जो जंगलों से बिल्कुल फटा हुआ है, वहां पर ये भी कहा गया कि जंगली जानवर हैं, धुंध थी, भयानक ठंड थी, स्नोफॉल हो रहा था। इसके बावजूद वहां पर आखिरकार तुर्की के ड्रोन ने ढूंढ निकाला कि कहां पर ये हादसा हुआ है और तब जाकर रेस्क्यू टीम जो है वहां पर पहुंची और तस्दीक हुई कि ये निश्चित तौर पर हेलीकॉप्टर जो है ये हादसे का शिकार हुआ है। और जहां तक मदद की बात है तो ईयू की तरफ से भी मदद के हाथ जो है वो बढ़ाए गए ईरान के रिक्वेस्ट पर और जो एक इमेज जो सैटेलाइट इमेज के जरिए जो एक पड़ताल की जाती है हादसे वाली जगहों की, उस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया ईयू की तरफ से ताकि जो थर्मल इमेजिंग है उसके जरिए पता लगाया जा सके और आखिरकार जो पता भी चला वो हीट सोर्स के जरिए पता चला कि कहाँ पे ये मलबा हो सकता है और उसके बाद उस जगह तक जो है रेस्क्यू की टीम पहुंची। तो एक दुखद खबर ईरान के लिए, पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और समय एक जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी मौत हुई है, हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई है। और जहां तक आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जो बात कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि इतना बड़ा एक हादसा हुआ है तो इसके पीछे शक और शुबह का जो माहौल है वो बना हुआ है। हालांकि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से टारगेट किया जाएगा ईरान के राष्ट्रपति को, किसी तरह से उन पे हमला किया जाएगा। हालांकि सबोटाज की जो संभावना है, आशंका है, वो हमेशा से बनी होती है ऐसे शख्सियत के प्रति जो कि एक युद्धरत इलाके के जो प्रेसिडेंट हों एक देश के और साथ ही साथ जो विवादों में काफी घिरे रहे हों और अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए जाने जाते रहे हों। तो वो सबोटाज की जो बात है वो अपनी जगह, लेकिन जहां तक किसी बाहरी हाथ के होने की आशंका या एक जो साजिश की बात की जा रही है उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि क्या इस तरह का कोई आरोप जो है या इस तरह की कोई शंका ईरान की तरफ से अव्वल तो जताई जाती है या किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन या किसी तरह की तकनीकी जानकारी इस रूप में सामने आती है कि क्या
किसी ने किसी तरह से इस हेलीकॉप्टर को हिट किया, किसी तरह का ये ब्लास्ट का शिकार हुआ, या फिर वाकई में ये मौसम की मार ही थी जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो हार्ड लैंडिंग का शिकार हुआ, और हार्ड लैंडिंग ऐसी हुई कि हेलीकॉप्टर का पूरा जो हिस्सा है वो तबाह हो गया, टेल के हिस्से के अलावा, और इसमें तमाम जो 9 लोग हैं उनकी मौत हो गई जो इस पर सवार थे। अभी जो एक ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो आपको हम बता रहे थे। उन्होंने लिखा है कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. दुख जताया है, कहा है कि उन्होंने भारत ईरान के संबंधों के लिए प्रेसिडेंट रईसी ने काफ़ी कुछ किया और इसके लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। और लोग जो हैं ईरान के, उनके परिवार के साथ भारत खड़ा है, उनकी संभावना प्रकट करता है। ईरान के साथ इस दुख की घड़ी में भारत खड़ा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा ट्वीट है। कल रात भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था और इस बात को लेकर प्रार्थना की गई थी कि राष्ट्रपति रईसी जो हैं उनकी सलामती रहे, वो सलामत हों, और इस उम्मीद के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया था। और जहां तक भारत ईरान रिश्ते की बात है तो अभी कुछ ही दिन पहले चाबहार पोर्ट को लेकर दोनों ही देशों के बीच समझौता हुआ, 10 साल का समझौता हुआ, और ये समझौते की जो बातचीत है 2003 से लगातार चल रही थी, लेकिन 2016 में इसको पुश तब मिला जब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ईरान के दौरे पर गए थे, और तब के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने इस सिलसिले में बातचीत आगे बढ़ाई। और फिर 2023 में अक्टूबर में जोहानिसबर्ग में जब ब्रिक्स सम्मेलन के साइडलाइंस में प्रेसिडेंट रईसी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो उसको और ज्यादा बल मिला, और तब जाकर ये समझौता जो है वो अभी हो पाया। और इस पोर्ट के जरिए पूरे रीजन को मदद मिलेगी, ये विदेश मंत्री जयशंकर साफ कर चुके हैं। जब अमेरिका की तरफ से इस पर एक सवाल उठाया गया और प्रतिबंध की जो बात है वो की गई, ये कहा गया कि जो भी ईरान के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध का खतरा है, तो फिर अमेरिका को याद दिलाया गया कि 2018 में ये अमेरिका ही है जिसने चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों से दूर रखा था, क्योंकि इसके जरिए अफगानिस्तान को जो मदद है वो भेजी जानी थी, और भारत ने बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान को मदद भेजी भी। तो ईरान पे प्रतिबंधों के बावजूद भारत जो है ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि प्रतिबंधों की वजह से 2019 के बाद से ईरान से जो कच्चा तेल है उसका आयात जो है वो बंद है, लेकिन जो दोनों देशों के प्रमुखों के बीच या दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो अपनी गति से आगे बढ़ते रहे हैं, और ये एक दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की निशानी है जो प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट में भी जिसकी झलक मिलती है। बिल्कुल, और न सिर्फ राजनयिक रिश्ता जो है वो है, बल्कि बहुत पुराने संबंध है। और कहा जाता है कि एक जमीन जो है, दोनों रेस जो है वो शेयर करते रहे। लिंग्विस्टिक रेशियल पास जो है वो एक है, कई मिलेनिया जो है उसमें एक दूसरे के को एनरिच किया है कल्चरली चाहे बाकी तरह से। तो ये एक बहुत पुराना रिश्ता है और यही वजह है कि लाख प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान का साथ कम से कम नहीं छोड़ा है। ईरान के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, ट्रेडिशनल रिश्ते हैं, उसको इंडिया ने, भारत ने कभी भी छोड़ा नहीं है। और अभी कुछ वक्त से जिस तरह से हालात, जो जियोपॉलिटिकल हालात जिसको कहते हैं दुनिया में बने हुए हैं, उसके बावजूद भारत का ये मानना है कि बातचीत करके सभी मसले सुलझाए जा सकते हैं। और प्रतिबंध जो है भले ही ईरान पर लगे हुए हों, लेकिन भारत का जो व्यापार है काफी हद तक वो ईरान के साथ है, भले ही तेल को लेकर काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो बिल्कुल इस दुखद खबर के साथ अब अपने इस बुलेटिन की अभी हम समाप्ति करते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति नहीं रहे। आधिकारिक तौर पे इसकी बात की पुष्टि हो चुकी है, और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियां भी नहीं रहे। उनके साथ जो 7 और हेलीकॉप्टर में सवार अधिकारी थे वो भी मारे गए हैं। और इस दुखद खबर के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। ताज़ा अपडेट के साथ फिर आप के साथ सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। 18 मिनट 19